नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 10वां अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पिछले साल भी हमारी पूजा का समय हंसी खुशी से नहीं बीता था। हालांकि पिताजी ने पूजा पंडाल में जाकर तब भी कोई धमा चौकड़ी नहीं मचाई थी और ना अपना रौब भी गालिब किया था, और तब भी सब कुछ ठंडा और गीली तीली की तरह जान पड़ा था। फिर भी हम लोग परिपाटी के अनुसार नए कपड़े पहनकर प्रतिमा दर्शन के लिए निकल पड़े थे। वहां पुष्पांजलि दी थी और संगी सहेली के साथ एक एक पंडाल घूमकर किस प्रतिमा की क्या खूबी है, किस पंडाल की साज सज्जा कितनी नई और मौलिक है और कितना खर्च हुआ, यह सब लेकर अपने आपस में चर्चा भी की थी। चाहे खाऊं ना खाऊं, लेकिन मौज मस्ती के लिए ही सही कई कई जगहों पर प्रसाद लेने जरूर पहुंच जाती थी। और जो पूजा पंडाल हमारा कहलाता था, यानी पिताजी जिसके अध्यक्ष थे, उसके आमंत्रण पर ढाला और खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए पंगत में भी जा बैठी थी। और मैंने इन सब में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पुष्पिता को नीचा दिखाने के लिए। और सच तो यह था कि उसके दल ने जब नक्षत्र को एक कठपुतली की भूमिका देकर उसे मनमाने ढंग से घुमाने और नचाने की तैयारी कर ली थी, तब हमारे मन में जरा से भी इस बात का खटका नहीं था कि हमारे सिर पर जो छत है वह कभी भी बीम बरेक समेत गिर सकती है और हम कभी भी मुसीबत में आ सकते हैं। यानी कि तब भी वह रौब दाब बरकरार था, लेकिन अब की बार इस बार सिर ऊंचा कर घूमने फिरने वाली वह शान कहाँ रह पाएगी। इस बार तो सारी दुनिया देखेगी कि हमारी छत पूरी तरह गिर पड़ी है। दीवारों की ओट में छुपाने वाली कोई चीज रही ही नहीं। हम सब पूरी तरह उधड़ गए हैं, अघड़ गए हैं और चारों ओर खड़े लोग हमें घूर रहे हैं। हमें यानी माँ को और 2 बेटियों को, और सिर्फ पिताजी ही नहीं, भैया भी हमें इतना ज़्यादा उघाड़ गए हैं कि भैया का चला जाना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पास पड़ोसियों और परिचित रिश्तेदारों तथा जान पहचान वाले लोगों के ऊपर किसी तिलिस्मी हथौड़े की जबरदस्त चोट थी। आखिर इन दो बड़ी घटनाओं की वजह क्या है, लोग तो जानना चाहेंगे ही। और इस जानने का सबसे आसान तरीका जो सामने नजर आएगा, उससे आंख कैसे चुरा सकते हैं भला। और इसके साथ ही हमारे घर के द्वार पर बार बार उस डॉक्टर की कार आकर खड़ी हो जाए तो फिर इसके बाद अलग से कुछ कहने को रह जाता है। कार जो अक्सर खड़ी हो ही जाती है, आज भले ही वह भग्नदूत की भूमिका में हो, लेकिन इसके पहले भी वह हमारी परेशानियों के बीच परम हितैषी और चिंतित आत्मीय की भूमिका में 2-1 बार आते रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि बुआ की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। हाँ, बुआ ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, उस दिन वापस अपनी ससुराल जाते हुए। उस दिन जो अफसोसनाक वाकया हुआ था, इसके बावजूद भी माँ ने सबको हैरानी में डालते हुए ट्रेन के लिए विदा होने के पहले खाना वाना बनाकर सबको खिलाया पिलाया। इसके बाद ट्रेन पर यात्रा के दौरान कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए टिफिन सजोकर मुझसे कहा, चाहे यह सब ले जाकर बुआ को दे आ, जाने से पहले अपने बैग में सहेज ले। मैंने कमरे में घुसते हुए दरवाजे पर लगे पर्दे की फांक से देखा कि फूफा जी पलंग पर बैठे थे। बुआ घर की सूती साड़ी बदलकर बाहर जाने के लिए अच्छी साड़ी पहन रही थी। मैं अचानक रुक गई और तभी मेरे कानों में बुआ की बातें सुनाई पड़ी। अरे यह दुखिया रुखिया विधवा टिधवा सिर्फ बहाना है, समझे। इससे आशिंदा को इस घर में बार बार आने का एक सीधा साधा रास्ता मिल जाएगा। अब तो यह घर वैसे भी लवारिस हो गया है, बड़ी धनवंती विधवा बनती है ना। इतने बड़े शहर में इस घर के एक तल्ले पर बने 2 कमरों के अलावा उसे और कुछ नहीं मिला। डाकू को जेब काटना सिखा रही है। मैं सोच रही थी कि खामोशी से उल्टे पांव लौट जाऊं, लेकिन मेरे मन में बैठा सांप फुफकार उठा। मैं यह जता देना चाहती थी कि ओ महिमामयी महिला श्रेष्ठी, मुझे तुम्हारी मंशा का पता चल गया है। इसलिए मैंने टिफिनदान को हौले से दीवार से टकरा दिया ताकि यही जान पड़े कि मेरी असावधानी से ऐसा हुआ है। कौन? बुआ ने हड़बड़ाकर पूछा। मैंने बड़ी शांति से उत्तर दिया। मैं मऊ। माँ ने तुम लोगों के लिए ट्रेन में सफ़र के वक्त कुछ टिफ़िन बना दिया है, लो रख लो। बुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल आई और बोली, क्या गजब है, इतना तो क्या क्या दिया ही था, रास्ते में ही कुछ लेकर खा पी लेते। भाभी भी कहाँ मानने वाली है भला, इस आपाधापी में भी।
मैंने एकदम दबी जुबान में कहा, माँ ने तो यह सब कब का तैयार कर रखा था, मैं इसे कब से लेकर यहाँ खड़ी हूँ। तुम साड़ी जो बदल रही थी। इसके बाद मैंने बुआ के चेहरे की तरफ ताका नहीं, उल्टे पांव वहां से खिसक गई। लेकिन वापसी में मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। और तभी बुआ ने यह सोचा था कि इस बेहद मासूम लड़की ने उसकी किसी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया होगा, या कि सुन लेने पर भी ठीक से समझा नहीं होगा। इसलिए बड़े आराम से अपनी ससुराल पहुंचने के कुछ दिन बाद इस बारे में बताते हुए उसने एक पत्र में पूछा था, मुझे आशा है कि तुम्हारे घर की किराएदार महिला को लेकर कोई खास हंगामा नहीं हुआ होगा। आखिर कैसे हैं वे लोग? ज्यादा अकड़फू वाले तो नहीं? और उनके साथ आया हुआ लड़का पागल है या निरा बुद्धू? बताना तो। लेकिन क्या वही भद्र महिला हमारे यहाँ आई थी अपने पागल या सनकी बेटे को साथ लेकर? नहीं, उनका यहाँ आना संभव हो ही नहीं पाया। उनके पूर्व जन्म के बेटे की जोरदार कोशिशों के बावजूद ऐसा हो नहीं सका। उन्हें उत्तर कलकत्ता में अपने ससुर जी की पुश्तैनी घराने में लौट जाना पड़ा, और जहां अब वे पूरी तरह रच बस गई हैं। भला क्यों? इसकी वजह और कुछ नहीं, उसी बेवकूफ़ लड़के की जिद थी। वह सनकी और झक्की लड़का अपने भैया की मौत के बाद अक्सर कहा करता, घर चलो मैं घर जाऊंगा। उसे साथ लेकर और भी 2-4 फ्लैट और घर दिखाए गए, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। घर कहने का मतलब उसके लिए अपना वही पुराना घर था। यहीं से उसका बचपन जुड़ा था और उसकी किशोरावस्था की स्मृतियाँ। आशीन डॉक्टर का कहना यह था कि उस लड़के को देखने पर ऐसा लगता है वह मन ही मन शायद यही सोचता है, अगर वह वहां जाएगा तो कभी अपने भैया को देख पाएगा। दरअसल पहले ही थोड़ी सी गलती यह भी हो गई थी कि उसे उसके भैया का अंतिम दृश्य नहीं देखने दिया गया। तब उसे नींद की गोली देकर सुला दिया गया था। घर चलो घर ले चलो कि लगातार रट से सारा सोचा विचारा काम बिगड़ गया। अपने जीवन के आखिरी सहारे की जिद पर अपने टूटे फूटे दिल को किसी तरह मजबूत कर उसी घर में वापस जाना पड़ा, जिसे कभी भी अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी, और जहां उनके लिए किसी के मन में रत्ती भर भी आग्रह नहीं था। उसके पति दूसरे भाइयों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कमाऊ थे, और यही जैसे उनका अपराध था, बहुत बड़ा अपराध। और काम करते हुए ही नहीं, बल्कि काम करने वाली जगह पर ही मृत्यु हो जाने के कारण हर्जाने के तौर पर कंपनी ने उनकी आशा से कहीं ज़्यादा आर्थिक सहायता उन्हें दी थी। यह उनका दूसरा बड़ा अपराध था। इसके बाद में क्या, बड़े लड़के को 5 लोगों की गृहस्थी में लायक बनाने के बाद जब अच्छे दिन आए तो बड़े चाव से किसी तस्वीर जैसी खूबसूरत कोठी से में बसने को अकेली खिसक गई। तब कोई याद नहीं आया वह सब क्या तारीफ के काबिल था? और फिर इसके बाद क्या हुआ? ओह क्या गुमान था। अब जबकि गुब्बारे की हवा निकल गई तो फिर उसी माहौल में सिर छिपाने के लिए क्यों आई हो महारानी? आशीन डॉक्टर ये सारी बातें माँ को सुना गए थे, बड़ी पीड़ा से और बड़े भारी मन से। देखिए मिसेस लहरी, आदमी की किस्मत भी क्या चीज़ है। बेचारी महिला को उसी जगह पर लौटने को मजबूर होना पड़ा। अब तो वही अबोध और अबुझ लड़का उसका एकमात्र सहारा है। वह जैसे हो खुश रहे, इसी की चिंता में वे डूबी रहती है। और फिर उपाय भी क्या है? इसलिए इस घर में बुआ का शेयर जस का तस पड़ा रहा, और इस बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं गया। और उसकी उस लंबी चौड़ी चिट्ठी का उत्तर भी भला कौन लिख भेजता? पुष्पिता ने जरूर यह वादा किया था कि वह उसे सारी बातों का खुलासा करके चिट्ठी लिखेगी, इसलिए उसी के हाथ एक पोस्ट कार्ड लिखकर भिजवा दिया गया। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस बुआ ने खींचकर इसका जवाब भी लिख भेजा था पोस्ट कार्ड में ही, और ताना मारते हुए पूछा था, एक खबर तक नहीं लिख सकती थी तुम लोग? और जो पूछा जाता है उस पर चुप्पी लगा जाती है। घर का कोई आदमी एक चिट्ठी तक नहीं लिख भेजता, यह भी कोई बात हुई? कोई आदमी का मतलब था माँ, और माँ को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, इतना तो कहना ही होगा कि पिताजी इस कावेरी लहरी पर एक बहुत बड़ा उपकार कर गए। इस महिला को मैं तो लगातार देखती आ रही हूँ। इसका तेवर देखकर यही जान पड़ता है अपने कर्म और कर्तव्य, अधिकार और दायित्व का पूरा पूरा पालन ना कर पाने का इन्हें बड़ा मलाल है। अपने आत्मीय समाज, पास पड़ोस और परिचितों, इन सब के मामले में इन्होंने जैसे पहले ही तय कर लिया था कि जितना कुछ उचित है करना जरूरी है, उसके लिए उतना भी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसी कोशिश जारी है जिससे कि सारा काम इस तरह हो कि कोई भूल ना हो। और अब तो चूक और गलतियों का ही अंबार सा लगा है।
लेकिन इस और किसी की नज़र नहीं है। माँ के लिए लोक व्यवहार जैसा शब्द कभी देवी देवताओं जैसा पवित्रतम हुआ करता था, लेकिन अब वही माँ लोक व्यवहार के मामले में बेहद उदासीन हो चली थी, और यह सब देखकर मैं सचमुच घबरा जाती थी। और कभी कभी माँ के अपने ही जान पहचान के लोगों के बारे में उनका बड़ा रवैया अजीब सा होता था। पिताजी के अचानक स्वर्ग पथ पर आरोहण का समाचार पाकर हमारे यहाँ ना जाने कितने लोग आए थे। कुछ अपनी हैरानी जताने आए थे और कुछ जिज्ञासावश। इनमें से हर एक आदमी अंदर के रहस्य को जानना चाहता था। ऐसा खुश दिल, हंसमुख और खाने पीने का रसिया, पहनने उड़ने का शौकीन आदमी अचानक संन्यास लेकर मठों और मंदिरों की ओर निकल जाएगा और संन्यास ले लेगा, ये कैसे संभव है? इस महानगर में जो लोग हमें जानते हैं वे तो आएंगे ही। यहाँ तक कि खड़गपुर से हमारी बड़ी मौसी भी दौड़ी चली आई अपने बेटे के साथ। चंदन नगर में मजले मामा और मजली मामी आई, और जो लोग आ रहे थे उनमें से, अरे भाई रह जाओ, रुक जाओ, खाना खाओ, बिना खिलाए तुम्हें कौन जाने देगा, यहाँ आकर 2 दिन रुकोगे भी नहीं तो जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी, इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि माँ ये सारी बातें एकदम भूल गई हैं, या फिर जैसे कि उन्हें इन बातों का कुछ पता ही नहीं था। बड़ी मौसी इस जीवन में कलकत्ता आने के बाद शायद पहली बार हमारे यहाँ न रहकर अपने देवर के यहाँ या फिर किसी और के यहाँ ठहरी। ऐसा कभी सोचा भी जा सकता है भला? मामी जी के पिताजी के घर जाकर रुके। हालांकि हमारे घर में वैसे भी कमरे खाली ही पड़े थे, बल्कि पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा खाली, क्योंकि पिताजी नहीं है, भैया भी नहीं है। लेकिन माँ ने किसी से यह नहीं कहा, ओ माँ क्या कहा, चली जाओगी, कह दिया और चली गई। हालांकि वे सब सूटकेस लेकर आए थे। क्या माँ को यह सब नहीं दिखता था? लेकिन इसके बावजूद वे अगर यह कहते कि अच्छा तो फिर चले, तो माँ कह उठती थी ठीक है फिर आना, और इधर मेरी हालत एकदम पतली हो जाती थी। काटो तो खून नहीं, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? हमारे घर आने वाले आते ही उस रहस्य को जानने की कोशिश करते। तब माँ बड़ी चतुराई से हंसकर कहती, वाह, लगता है तुम लोगों ने लाला बाबू की कहानी नहीं सुनी है। कब किसके सिर मुक्ति का भूत सवार हो जाए कोई बता सकता है भला? लेकिन बड़ी मौसी ने माँ को यूं नहीं छोड़ा था। उसने पूछा, इन तीन तीन नाबालिग बाल बच्चों क्या वो बेसहारा बनाकर और नौकरी के साथ घर गृहस्थी छोड़कर वे कैसे जा सकते हैं? क्या घर बैठकर धर्म कर्म नहीं होता? तूने उसे यह नहीं बताया? माँ ने जवाब दिया, ओ माँ, यह भी कोई बात हुई? तुम लोगों के शास्त्र में लिखा नहीं है कि पत्नी का पहला कर्तव्य अपने पति के धर्म कर्म में उसकी सहायता करना, वह जिस पथ पर जाए उसका साथ देना, है कि नहीं? और अगर कोई दुर्भेद किले के अंदर अपने को सुरक्षित समझे तो क्या उसे वहां से निकालना आसान है? मामा ने पूछा, तो फिर तूने क्या तय किया है? मैं जो कुछ तय करूंगी क्या वह ठीक वैसा ही होगा? माँ ने उत्तर दिया था। तो भी तुमने कुछ तो सोचा ही होगा। माँ ने बड़ी सहजता से कहा, नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। हाँ, यह सोचकर देखा जा सकता है कि धर्म पथ तो आंखों से देख लिया, अब अपनी आंखों से यह देखना है कि अधर्म पथ कैसा होता है। इसके बाद भला किसमें यह साहस होता कि यहाँ आकर हितोपदेश बगाड़े। पिताजी की जान पहचान के भी कुछ लोग आए थे। माँ ने उनसे कहा था, यह लहरी कराने की बात है, आप लोग तो यह सब कुछ जानते ही हैं। भैया के मामले में भी कुछ पूछा या बताया जाता था, वह भी कम अजीबोगरीब नहीं था। आखिरकार वे लोग जो माँ के ऊपर रहम खाने आते थे, वे एक तरह से उल्टे पांव लौटकर चले जाते थे, और इसमें संदेह नहीं कि वे फिर दोबारा आने को सोचेंगे भी नहीं। मुझे ऐसा जान पड़ता कि माँ शायद जानबूझकर ऐसा कहा करती थी। दरअसल वह किसी की दया की पात्रा नहीं बनना चाहती थी। साथ ही पहले की तरह दायित्व की वे किसी तरह की चूक हो जाए इस बात से परे हो जाना चाहती थी। और यहाँ तक कि माँ ने बड़ी मौसी से भी यह नहीं कहा कि यह कह दीजिए तुम इतनी जल्दी जा रही हो, पागल तो नहीं हो गई? मैं देखती हूँ तुम कैसे जाती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब तो सज्जन भग्नदूत की भूमिका में यहाँ आए थे। माँ ने उनसे कैसे कहा, चलता हूँ, यह क्या, चाय पिए बिना आप यहाँ से कैसे चले जाएंगे भला? ऐसा क्यों कर हुआ? इसका मतलब क्या है? लगता है माँ धीरे धीरे खुद मेरे लिए रहस्यमयी बनती जा रही है।